हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटी की सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। तो थोड़ा सा इसका फिर से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टार्ट कर दी है, पहली क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है और सेकंड क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत क्या है? भारत एक भौगोलिक इकाई है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे देश हो गया, राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया। इनके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं बिल्कुल प्रॉपर, वो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देश का अर्थ होता है भौगोलिक इकाई, राष्ट्र का अर्थ होता है सांस्कृतिक इकाई और राज्य का अर्थ होता है राजनीतिक इकाई। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि राज्य होने के लिए कौन कौन से तत्व होने ज़रूरी होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि भारत एक राज्य है? तो राज्य होने के लिए 4 जो तत्व हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब भी आपको बताया गया था कि जब कोई भी देश या कोई भी राज्य, कोई भी प्रांत किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति से के बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो उसको राज्य कहा जाता है। तो राज्य क्या होता है? राजनीतिक इकाई होता है। इसको अमूर्त संस्था भी कह सकते हैं। हम इसको बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। तो इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, जब भारत पर ब्रिटेन का राज था, तब भारत राज्य था या नहीं था? बस आप यस और नो में बताएंगे और आप इसका रीज़न भी देंगे कि आप क्यों ऐसा समझते हैं कि उस टाइम भारत राज्य था या नहीं था। तो इसका भी आप आंसर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सरकार के बारे में। सरकार क्या होता है? सरकार होता है राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति। इसका मूर्त रूप है। मूर्त रूप क्यों है? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। भाई, सरकार के जो अंग हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं लोग, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सब हो गए, तो ये हमें दिखाई देता है ना। तो सरकार क्या हो गई? मूर्त रूप में हो गई। सरकार के 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। सबको पता है राष्ट्रीय स्तर का मीनिंग हो गया संपूर्ण देश पर, राज्य स्तर प्रांत स्तर पर और स्थानीय स्तर गांव, शहर, मोहल्ला। सभी को पता है ये। और जो हमारी शासन व्यवस्था है वो कैसी है? वो है संसदात्मक। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत की शासन व्यवस्था है वो कैसी है? तो वो कैसी है? संसदात्मक है। संसदात्मक क्यों अपनाई गई? क्योंकि जो हमारे यहाँ के उस टाइम के लोग थे, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम उन्हें इसी व्यवस्था का ज्ञान था। क्योंकि जो ब्रिटेन वगैरह में अपनाई जाती थी उस टाइम यही, और अभी भी संसदात्मक शासन व्यवस्था ही अपनाई जाती है। तो ज्ञान की वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने भी इसको अपना लिया। तो इसमें क्या होता है? जो विधायिका होती है, विधायिका को ही व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका में भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच संबंध होता है, बल्कि गहरा संबंध होता है। तो जहाँ पर भी ये संबंध देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। और जो अमेरिका है, अमेरिका की शासन व्यवस्था कैसी है? अमेरिका की शासन व्यवस्था है अध्यक्षात्मक। देखो, हुआ क्या, 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है। संसदात्मक आपने देख ली, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब होते हैं, वो होती है संसदात्मक। और जो जहाँ पर सर्वसर्वा एक ही होता है, राष्ट्रपति सर्वसर्वा होता है, उसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक। इसमें विधायिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं होता है। इसमें कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, और विधायिका को यहाँ पर जो अमेरिका में क्या कहा जाता है? विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के 2 पार्ट इन्होंने बताए, जैसे हमारे यहाँ विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इसी तरह विधायिका को यहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के भी 2 पार्ट इन्होंने बता दिए, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। देखो, आप याद कर लेंगे कैसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा को। प्रतिनिधि यानी कि जो लोग चुन के आते हैं, तो वो हमारे यहाँ किस में जाते हैं? जो लोग चुनकर आते हैं वो जाते हैं लोकसभा में। तो प्रतिनिधि सभा ऐसे याद कर लेंगे आप कि जो प्रतिनिधि सभा है वो लोकसभा की तरह कार्य करती है, और जो राज्यसभा है वो सीनेट की तरह काम करती है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो कैसी है। वो शासन व्यवस्था हमारी है संसदात्मक। और जो अमेरिका की शासन व्यवस्था है, या ऐसी कोई भी शासन व्यवस्था जहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वसर्वा होता है, वहाँ पर होती है अध्यक्षतात्मक।
अब देख लेते हैं कार्यपालिका के स्तर जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक है केंद्र स्तर पर और एक है राज्य स्तर पर। पहले बात कर लेते हैं केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर इसके जो लोग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं वो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी मंत्री चुनकर आते हैं उन सबको मंत्रिपरिषद में काउंट किया जाता है, और महान्यायवादी। ये सब 5 स्तर इसके होते हैं केंद्र स्तर पर। और हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, याद भी कर लेंगे अभी। महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 76 में। फिर से याद कर लेंगे, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की डेफिनेशन दी गई है। महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, और इसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। ये जो महान्यायवादी होता है ये देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, और इसमें SC का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी ज़रूरी है। इसमें वो सब योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सके। तो याद कर लेंगे एक बार फिर, केंद्र स्तर पर कौन कौन लोग आते हैं। ये आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। महान्यायवादी का आर्टिकल है आपका 76, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, और इसमें SC के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। इसको देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। दूसरी तरफ राज्य स्तर पर राज्यपाल हो गया आपका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। सेम वही वर्ग है जो राष्ट्रपति का है वो राज्यपाल का है, जो प्रधानमंत्री का है वो मुख्यमंत्री का है राज्य स्तर पर। मंत्रिपरिषद तो वैसे ही सेम काम करती है, और महाधिवक्ता और महान्यायवादी को भी हम एक जैसे ही काम देते हैं। तो महाधिवक्ता की जो डेफिनेशन है, जो महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल 165। महाधिवक्ता किस में बताया गया है, आर्टिकल 165 में, और महान्यायवादी किस में बताया गया है, आर्टिकल 76 में। याद कर लेंगे, महान्यायवादी आर्टिकल 76 और महाधिवक्ता आर्टिकल 165। तो जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जाहिर सी बात है, जैसे वहाँ राष्ट्रपति करता था वहाँ यहाँ पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इसका पद होता है, और ये SC का न्यायाधीश बनने के लिए यानी कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की इसमें अर्हता होनी चाहिए, और इसे राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि महाधिवक्ता, महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा हो गया, महान्यायवादी का आर्टिकल हो गया आर्टिकल 76, और महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा हो गया, वो हो गया आपका आर्टिकल 165। थोड़े से आर्टिकल अभी से याद करते चलेंगे ताकि आगे जाके हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो जो हमारे संविधान का भाग 5 है उसके आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। मतलब केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ पे है भाई, 52 से 78 में है। कैसे है ये भी थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है कि अभी हमने देखा जो महान्यायवादी है उसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76 है उसका, और वो किस स्तर पर काम कर रहा है, वो केंद्र स्तर पर कार्य कर रहा है। तो जाहिर बात है जब वो उस पर काम कर रहा है तो वो इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में आएगा। तो याद कर लेंगे, भाग 5 के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में है संघ की कार्यपालिका का वर्णन। और जो भाग 6 है, देखो कितना इजी है, ये आर्टिकल 52 हो गया, और भाग 6 में आर्टिकल 153। बस एक ज़्यादा कर लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, और आराम से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। तो आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। फिर दोबारा देख लीजिए, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, और भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। बिल्कुल अनुच्छेद हमें रटे होने चाहिए, आर्टिकल्स हमें रटे होने चाहिए, वो इसलिए भी ताकि जैसे ही एग्जाम में अगर कोई आर्टिकल से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। तो आगे देखते हैं, कार्यपालिका का ऐसे भी 2 जगह से इसको बांटा गया है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका।
भाई स्थायी कार्यपालिका तो सीधे सीधे हो गए IAS PCS IAS IPS IFS IFRS ऑफिसर्स जो होते हैं, जो पेशेवर होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, वो सब आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। जो ये IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं ये करते हैं उदासीनता के सिद्धांत पर कार्य। अब ये उदासीनता वर्ड का क्या मतलब हुआ? ये वर्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो भी सत्ता में होती है सरकार उसके हिसाब से कार्य करते हैं, विपक्ष से इनका कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन यहाँ ये देखने लायक बात ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि केंद्र इनसे, जो सत्ता में लोग हैं वो इनसे कुछ भी काम करवा रहे हैं। नहीं, ये अपने विवेक से भी काम करते हैं, तभी इनको इसमें कार्यपालिका के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं। और आपको पता ही है कैसा कैसा एग्ज़ाम देकर, कितना कठिन एग्ज़ाम देकर ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इनकी अहमियत वैसे भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, इन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है। तो ये लोग आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। दूसरी तरफ होती है अस्थायी कार्यपालिका। ये लोग होते हैं गैर पेशेवर, बस ये अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और सारे काम इनके बन जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में आ गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। सबको पता है राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान है, और प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है वास्तविक प्रधान। सबको पता है कि इस टाइम राष्ट्रपति जो है हमारी वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन सारे डिसीजंस वो खुद नहीं लेती हैं। डिसीजंस एक्चुअल में लेते कौन है? प्रधानमंत्री जी लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ जो मंत्रिपरिषद होती है ये सब डिसीजन लेकर राष्ट्रपति जी को बताते हैं और राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगाती हैं। देखो, इसमें बिल्कुल भी ऐसा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये शासन व्यवस्था है वो है ही ऐसी कि इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें ये बिल्कुल ना सोचे कि राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा संविधान में है वैसा ही चल रहा है। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 53 जो 1 है, अनुच्छेद 53(1) में इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन साथ साथ इन्होंने एक दूसरा आर्टिकल 74(1) में भी ये भी बता दिया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। तो इस वजह से जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो थोड़ी सी सीमित कर दी गई, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करें? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करें। तो कुछ आर्टिकल्स हमने देखे हैं आज। आर्टिकल्स आपको वो ज़रूर याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे से इसको बार बार देखना है। बार बार देख के इससे ये होगा कि एक तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि याद करने में परेशानी ना हो, और थोड़ा सा भी सामान मंगाया गया है ताकि वीडियोस आपकी बहुत अच्छी बन सकें और भी अच्छे तरीके से बन सकें। तो वो आ जाए फिर और अच्छी क्लासेस चलेंगी। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हुए रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।